हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय सर और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। भी देखिए, ये चैप्टर आपको एमकॉम के 4th सेमेस्टर में है, RTM में, ठीक है। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। भी देखिए, कैसा है कि RTM की वेबसाइट पे आप जब ये सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। भाई वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने RTM का नोटिफिकेशन लेकर आया है अपने साथ में। भाई देखिए, ये है RTM का नोटिफिकेशन। इसमें 2018 को उन्होंने बात की है कि उन्होंने थोड़े से अमेंडमेंट्स किए हैं आपके ये सब्जेक्ट में, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स में। भाई बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में पेपर में आने वाला क्या है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, आपके लिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करवा लिया है। आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर ने ये लिखा था नोटिफिकेशन, है ना। और उसके अकॉर्डिंग 2018 से आपको सर्टेन चेंजेस आपको देखने मिलेगी आपके इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में। तो वही सिलेबस में आपको पहले डिस्कस कर लूंगा। टॉपिक को अपन अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, पर लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस समझना है। तो भी देखिए, आपकी यूनिट के हिसाब से अपन जाएंगे तो यूनिट के हिसाब से आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया है ये 2018 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूनिट 1 में क्या दिया है। देखिए, यूनिट 1 में आपको दिया है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट यूनिट आपका थ्योरी रहेगा और इसमें हो सकता है आपको थोड़े बहुत शॉर्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस या 8 मार्क के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिया है आपका सेकेंड यूनिट नंबर। सेकेंड नंबर का यूनिट जो दिया है उसमें आपका दिया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है भी देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं है, बस जीएसटी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे आपको जीएसटी के रिगार्डिंग आपको सम्स रहेंगे जो आपको 8 मार्क्स और 16 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और न्यू टॉपिक इसमें देखने मिलेगा, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड यूनिट पे आते हैं। तो थर्ड यूनिट में आप देखोगे, थर्ड यूनिट में आपको कस्टम लॉ। भाई कस्टम लॉ के ऊपर भी आपको सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स कस्टम लॉ से रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको कस्टम लॉ के बारे में बता दूं तो कस्टम लॉ क्या होता है, ठीक है। तो कस्टम लॉ बेसिकली आपके जो भी कस्टम से आप सामान वगैरह बुलाते हैं, ठीक है, या सामान कहीं से आता है, आपको किसी और फॉरेन कंट्री से आता है, तो ये सारे सामान पे आपको क्या देनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे क्या कैलकुलेशन करना है, वो सारा चीज आपको कस्टम लॉ में आपको इस चैप्टर में देखने मिलेगा भी, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ यूनिट पे देखने मिलेगी आपको है एमवैट और सीएसटी। एमवैट है यानी आपको महाराष्ट्र का वैल्यू एडेड टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में सीएसटी दिया हुआ है। सीएसटी इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये एक तरीके का सेल्स टैक्स होता है। ये सेल्स टैक्स किस पे लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स का अगर मैं आपको आसान भाषा में मीनिंग बताऊं तो आपकी इंटरस्टेट सेल जो होती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, सीएसटी में। आपकी विद इन द स्टेट वाली सेल, या तो फिर अगर आपने विद इन द स्टेट अगर कहीं से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया तो वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। आपने इंटरस्टेट सेल किया है तो वो सारी सेल क्या होने वाली है, यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाली है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। पेपर पैटर्न आपको हमेशा से पता है कि आरटीएम का पेपर पैटर्न क्या रहता है। आरटीएम का पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें आपके क्या 5 यूनिट्स आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चंस में से आप फर्स्ट यूनिट में मैंने जैसे कि आपके साथ डिस्कशन किया, थ्योरी रहने वाला है। तो ए बी 8 मार्क्स की थ्योरी करो या 16 मार्क्स की थ्योरी करो, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपको रहेगा जीएसटी के ऊपर प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो आपको 8 मार्क्स का एक थ्योरी रहेगा, 8 मार्क्स का एक प्रॉब्लम रहेगा, या तो 16 मार्क्स का प्रॉब्लम। मैं सारे टाइप के प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ, 8 मार्क वाले भी करवाने वाला हूँ और 16 मार्क वाले भी करवाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। फिर बाद में है कस्टम लॉ। कस्टम लॉ में भी सेम पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा, दैट इज 8 मार्क्स की आपको थ्योरी और 8 मार्क्स के क्वेश्चन, और या तो फिर आप उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 16 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फिर फोर्थ यूनिट में आपको रहेगी अगेन आपको 8 मार्क्स की थ्योरी रहेगी और 8 मार्क्स का सम रहेगा, या तो फिर आपके पास क्या रहेगा, 16 मार्क्स का प्रॉब्लम रहेगा।
भाई अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो सिलेबस इतना हार्ड नहीं है आपका। सिलेबस में बस आपको करना क्या है, क्योंकि ये टैक्स है तो आपको सर्टेन वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, फॉर्मेट्स रहेंगे और ये फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, तो ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स के बतौर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कुछ वैल्यूज आपकी स्पेसिफिक रहेगी, जैसे कि मैंने अब आपको बता दूं कि हमारे बीकॉम सेमेस्टर 4 में इनकम टैक्स है, और किसी किसी ने जिसने एनुअल पैटर्न पढ़ा है तो उसके बीकॉम फाइनल ईयर में टैक्स हुआ करता था, तो उसमें आपको सर्टेन वैल्यूज याद करनी पड़ती थी। तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी है, आपको सर्टेन वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। कुछ परसेंटेजेस जो आपके प्रेस्क्राइब दिए हुए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपको वो वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं रहती है तो आपको ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतौर फॉर्मेट और बतौर आपकी वैल्यूज या जो होगी पर्टिकुलर वैल्यूज, उसी के बेसिस पे सॉल्व होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज सॉल्व करनी पड़ेगी और हर चीज की वैल्यूज आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है या जो भी चीज का मीनिंग है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीजों का मीनिंग आपको मैं बता सकूं। पर कुछ चीजें जिसकी वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड है, वो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, तो अपन थोड़ा थोड़ा सा सब चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि भाई क्या क्या किस किस चैप्टर में आपका रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। तो यूनिट नंबर 1 पे हमारे को दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, आपको जीएसटी के बारे में पता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। भाई ये सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म रहा हमारे कंट्री में, 2017 में ये आया था। ठीक है, इसे हम बात करते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, टैक्स का बर्डन शिफ्ट करता है टिल द एंड कंज्यूमर पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, टैक्स आपका सर्टेन कस्टमर तक के क्या होता है, धीरे 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 जो भी आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है वो किसके ऊपर रहता है, कस्टमर पे शिफ्ट होते जाता है। तो जीएसटी के बारे में यहाँ पर आपको थ्योरी में देखने मिलेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन से स्टेट्स के लिए आपको कितना कितना अमाउंट ऑफ टर्नओवर लगता है जिसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी रहता है। ठीक है, कौन कौन लाइबल है ये रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे कैंसिलेशन किया जाता है, क्या होती है एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। हमारे को इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हुए, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या इसका पर्पस है जीएसटी का, और ये सारा कंटेंट आपको थ्योरी किस में देखने मिलेगा, आपको फर्स्ट यूनिट में देखने मिलेगा। भाई फर्स्ट यूनिट को आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी है तो आप ऐसे बोलेंगे थ्योरी कुछ भी लिख देंगे, टैक्स है, टैक्स में मनमानी नहीं चलती। ठीक है, उसके बाद में आपको देखने मिलेगा सेकंड नंबर का यूनिट, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बच्चों को ये चीज भी कंफ्यूज कर जाती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी क्या। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट आपका यहाँ पर क्या है, जीएसटी है। जो हमने यूनिट 1 में जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरी, उसी का हम क्या देखने वाले हैं, सेकेंड यूनिट में उसके प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो इसमें समथिंग सर्टेन चीज आती है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसका भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को गुड्स जिस तरीके से मिले हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी में। जब वो चीजें आएगी तब मैं आपको क्या करूंगा, उसे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल समझने के लिए आप बस समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, जीएसटी के बारे में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम सारे फॉर्मेट के बेसिस में आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एक और चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भाई ये इस चीज पे थोड़ा सा जीएसटी में जो हम लोग करते हैं उस चीज का उल्टा होता है, दैट इज रिवर्स चार्ज। भाई रिवर्स है, नाम में रिवर्स लिखा है, मतलब सर उल्टा तो कुछ होगा ही इसमें, है ना। तो वैसा ही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे भी यूजुअली एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है सोल्यूशन इजी, बस अपन जो कर रहे हैं उसका थोड़ा सा स्लाइड चेंज होने वाला है। जब ये चीज आएगी तब मैं आपको इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, किस प्रोडक्ट पे लगती है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा, और ये सारी चीजों के बारे में अपन सॉल्व करेंगे। भाई उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर 3 में हमारे को दिया है कस्टम लॉ। भाई कस्टम लॉ होता क्या है, मैं आपसे बात कर लूं तो कस्टम लॉ के बारे में, आप कोई भी सर्टेन गुड्स फॉरेन से बुलाते हैं या तो फिर फॉरेन से गुड्स आते हैं आपकी, तो आप जब उसे कलेक्ट करने डॉक पे जाते हैं या एयरपोर्ट या सम प्लेस जहां पर ये सारे आपके गुड्स आपको मिलने वाले हैं, और सर्टेन फॉरेन कंट्री से ये गुड्स आए हैं,
तो उसके ऊपर आपको एक स्पेशल ड्यूटी देनी पड़ती है और कुछ टैक्सेस वगैरह और कुछ अमाउंट होते हैं, वो सारे अमाउंट के ड्यूज आपको क्लियर करने पड़ते हैं। उसी के बाद आप वो प्रोडक्ट जो भी आपका है उस चीज का पोजेशन आप अपने अंडर दे सकते हैं। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर कस्टम लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कस्टम लॉ में आपको मैं बता दूं कि आपको प्रॉब्लम्स किस तरीके से आने वाले हैं। भाई प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके जो ट्रेड होने वाला है वो होने वाला है फॉरेन का ट्रेड होने वाला है। तो भाई फॉरेन के ट्रेड से गुड्स आएंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी कभी किस में दिया रहेगा, आपको डॉलर्स में दिया रह सकता है, या अगर जापान से आ रहा है तो येन में दिया जा सकता है, यूरोप से आ रहा है तो यूरोज में दिया जा सकता है, और वेरियस सर्टेन करेंसीज में आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप दो चीजें ध्यान में रखिए जो आप कर सकते हैं, या तो पहले से ही आप सारी चीजों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, या तो पहले जो करेंसी में है वही करेंसी में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है, और लास्ट में उस करेंसी को आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। या तो फिर पहले से ही आप क्या कर सकते हो, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके भी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर सकते हो। मैंने जैसे कि बताया प्रॉब्लम का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, अपन फॉर्मेट के तौर पे जाएंगे, आप जो भी मेथड प्रेफर करना चाहो आप वो मेथड प्रेफर कर सकते हो। और अब क्वेश्चन अराइज होता है सर कि वो डॉलर का रेट या तो फिर येन का रेट या यूरो का रेट, उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि अभी क्या रेट चल रहा है। तो आप उस चीज का भी टेंशन मत लीजिए, उस चीज के बारे में भी जब मैं बात कर रहा हूं तो उस चीज के लिए आपको एग्जाम में डॉलर का रेट या जो अगर यूरो का रेट या येन का रेट जो भी है वो आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी मेंशन रहेगा। सिर्फ आपको कैलसी से उठाना है, जो वैल्यू आपकी आई है उस चीज को उससे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैलसी से सॉल्व करके बताऊंगा और उसका कन्वर्जन भी बताऊंगा। बस एक चीज ध्यान में रखिए, आप डिसाइड कर ले कि आपको पहले करेंसी इंडियन करेंसी में फुल प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर आपको किसी फॉरेन करेंसी में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसके बाद में इंडियन करेंसी में लेकर आना है। दोनों ही मेथड कर सकते हैं, खिचड़ी नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, सिर्फ एक मेथड फॉलो करनी है, ठीक है। लास्ट यूनिट जो दिया हुआ है, तो लास्ट यूनिट में आपको दिया हुआ है सीएसटी। सीएसटी इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब भाई सेंट्रल सेल्स टैक्स होता क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने लेवाई किया है। आप जब भी इनके इंटर सेल करते हो स्टेट में, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज वगैरह आप इनके प्रोवाइड करते हो किसी अदर स्टेट को, तो वहां पर क्या लगती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। तो अब यहाँ पर आपके जो गुड्स रहेंगे उसमें वेरियस काइंड ऑफ आपकी सेल दिखाई देगी, तो आपको सारी चीजें रिमूव करना है और आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, तो वो सारे भी आपको क्या करने पड़ेगी, यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर्टेन आपके अलग अलग टाइप के फॉर्म्स रहते हैं इसमें, या अलग अलग स्टेट की अलग अलग टैक्स रेट्स रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना रहेगा। कहीं आपको फॉर्म सी लगेगा, कहीं आपको विदाउट फॉर्म सी भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। बस आप समझ लीजिए कि अलग अलग स्टेट्स का क्या रहते हैं, अलग अलग टैक्स के स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसमें, तो भाई उसको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस एक चीज ध्यान में रखिए, इसे आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में सॉल्व करना है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है दैट इज कॉमन, और ये फॉर्मेट के इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये टैक्स है और टैक्स में आपको जो आइटम्स जहां पर आती है तो उसे वहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस in which we will study about GST in theory, GST in problems, custom law with the theory and problems, and MVAT and CST with theory and problems, ठीक है। So this is about your syllabus। भाई अब देखिए, अगर आपको मैंने ये सारी चीजें जो अमेंडमेंट्स हुए थे इसके रिगार्डिंग जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं आपको प्रूफ भी बताना बनता है मेरा कि भी सही में सर ये जो आप बात कर रहे हो कि ये चेंजेस आए हैं, तो ये सर ये चेंजेस आए तो इसका प्रूफ क्या है सर। तो इसके प्रूफ के तौर पर मैं आपको आरटीएम का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा जो है 2019 समर का, ठीक है। तो 2019 के समर का सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ए में दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, जीएसटी पे क्वेश्चन है। फिर बाद में कंपलसरी एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी दिया हुआ है। उसके बाद में एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और जीएसटी एक्ट। तो देखिए, जैसा कि मैंने बात किया था कि ओवरव्यू ऑफ जीएसटी एंड थ्योरेटिकल पार्ट है फर्स्ट यूनिट में, तो वही चीज हमें यहाँ पर क्या देखने मिलेगी, फर्स्ट यूनिट में देखने मिली। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में भी अपन ने अभी बात की थी।
और साथ ही साथ अपन इसके बारे में डिटेल में और देखने वाले हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2B में आपको जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सिमिलरली अब देखिए सी, क्वेश्चन नंबर 2C में आपको देखिए 16 मार्क का जीएसटी पे ही प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आपका थर्ड यूनिट में जैसा कि मैंने बात किया था आपसे, कस्टम लॉ की बात किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कस्टम ड्यूटी क्या होती है और उसके इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3B में आपको उसके रिगार्डिंग एक सम भी देखने मिलेगा। भाई देखिए सर, जैसा कि आपने कहा था वैसे ही मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि देखिए प्रॉब्लम किस में दिया है, डॉलर्स में दिया है। भाई देखिए यूएस $5,000, यूएस $1,000, यूएस $1,800, तो जो मैं आपको बता रहा था, तो आपको प्रॉब्लम्स किसमें, कभी डॉलर्स, कभी येन, कभी यूरो में दिए जा सकते हैं। या तो आप उसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिए, या तो फिर आप पहले पूरा प्रॉब्लम उसी करेंसी में सॉल्व करिए और लास्ट में उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिए। ठीक है, मैं पेज पलटा रहा हूं इसका थोड़ा, है ना। देखिए जिस तरीके के मैंने बात किया था, तो यहां पर आपका देखिए सिबेक का रेट दिया हुआ है और आरबीआई का भी रेट दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था आपको रेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कन्वर्ट करने के लिए रेट्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद रहेगी। तो आपको क्या करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करना है। फिर भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3C में देखिए, 3C में अपने पास क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया है कस्टम लॉ पे, और यहाँ पर इन्होंने युआन यूज किया है, दैट इज चाइना की करेंसी यूज की है। और युआन केस में वाई के नाम से देखिए आप करेंसी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन वही चीज है, रिपीटेड मोड पे यही बोलूंगा, पहले आप या तो फिर पूरी यही करेंसी पे सॉल्व करिए या तो फिर उसे इंडियन में कन्वर्ट करके आंसर निकालिए। आंसर सेम ही निकलने वाला है, थोड़ा भी पॉइंट वगैरह का डिफरेंस है तो उसको इतना माइंड नहीं करना, उतना अलाउड है यूनिवर्सिटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स, जैसे कि मैंने यूनिट 4 की बात किया था, तो क्या था वो, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स के यहाँ पे इन्होंने थियोरी पूछ लिया है, फिर उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या दिया है, प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन नंबर 4B में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4B में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है सेंट्रल सेल्स टैक्स पे, जिसे अपन डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। फिर बाद में देखिए C में आपको दिया हुआ है 16 मार्क का प्रॉब्लम दिया है CST के रिगार्डिंग, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, इसे भी अपन सॉल्व करेंगे डिटेल में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, जैसे मैंने बात किया था, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, आपसे अभी मैंने फ्लैशबैक में बात किया, तो वही देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5A के बारे में बोला गया है, which person is liable or not liable for the GST, ये चीज पे आपको थ्योरी आ गई। फिर HSN और SIC कोड के बारे में बात किया है, इसे भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, आपके चैप्टर में ये चीज मेंशन की गई है। तो ठीक है, उसके बाद में है आपको क्वेश्चन नंबर C में ये दिया है, कस्टम लॉ पे आपको क्वेश्चन दिया है, 4 मार्क्स क्वेश्चन दिया है, 2 मिनट का काम नहीं है, बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में जो दिया है, दैट इज D दिया है, वो दिया है CST पे क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, तो आप कंफर्म मान के चलिए कि यही आपका सिलेबस है। फिलहाल अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको ये अमेंडमेंट डाउनलोड करना है, नहीं तो आप इस चीज को हमारे पास से ले सकते हैं, हमारे ऐप में ये चीज आपके लिए मेंशन कर दी रहेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरव्यू अबाउट द सब्जेक्ट कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक ही चीज ध्यान में रखिए, फॉर्मेट याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मेट के आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, और फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे में से पूरे मिलेगी, क्योंकि टैक्स में ऐसा है कि आपने अगर एग्जैक्ट सॉल्व किया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट, जिसको हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो ध्यान से समझिए कि आप क्या फॉलो करोगे, ये न्यू वाला पेपर पैटर्न आप फॉलो करोगे। ठीक है, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, 4 यूनिट्स इस तरीके से दिए हैं। ठीक है, ओके, चलिए अभी हो गया, इसे स्टॉप कर।